रात को मैं गहरी नींद में थी, तभी किसी ने मुझे दबा लिया। अरे ऐसा मत करो, मुझे नींद आ रही है। मैंने आधी नींद में बड़बड़ाते हुए करवट बदली और उस हाथ को हटाने की कोशिश की जो मेरी कमर पर था, लेकिन वो हाथ रुका नहीं, बल्कि और बेशर्म हो गया। धीरे धीरे मेरी कमर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल एकदम डूब गया। मेरे और मेरे पति के बीच 2 महीने से बात बंद थी। वो मुझे देखते तक नहीं थे, तो अचानक इस तरह आना ये कैसे मुमकिन था? और उसके अलावा मुझे एक गंध आई, सिगरेट की। सस्ती तेज सिगरेट की बदबू रात की ठंडी हवा के साथ मेरी नाक में घुस रही थी। लेकिन मेरे पति कभी सिगरेट नहीं पीते, तो ये मेरे पति नहीं थे। ये एहसास होते ही मेरा पूरा बदन अकड़ गया, दिमाग एकदम जाग गया। मेरे ऊपर जो बोझ था उससे मैं समझ गई कि ये कोई ताकतवर मर्द है। उसका सीना मेरी पीठ से लगा था, सांसें भारी थीं, जल्दी जल्दी चल रही थीं, जैसे काफी देर से रोकी हुई कोई चाहत बाहर आ रही हो। मैंने आंखें बंद रखीं, पूरा बदन टाइट कर लिया, आवाज तक नहीं निकाली। डर था कि कहीं वो भड़क न जाए। दिमाग में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे। ये कौन है? कब घुसा? इसका इरादा क्या है? जब उसे लगा मैं सो रही हूं तो वो और ढीठ हो गया। उसके मोटे मोटे हाथ मेरे पेट पर घूमने लगे, लालच और आजमाइश के साथ। मैंने दांत भींच लिए, सांस को जैसे तैसे सामान्य रखा। दिमाग में बस एक ही सोच थी कि क्या करूं। ये आदमी कौन है? अंदर कब आया? क्या मैं सोने से पहले दरवाजा बंद करना भूल गई? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर आते ही दरवाजा बंद करना मेरी 10 साल पुरानी आदत है, और सोने से पहले मैंने ताला खुद चेक किया था। रुको, अभी कितने बजे हैं? मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अक्सर रात 11 बजे तक काम करते हैं, फिर कुछ खाकर बस से घर आते हैं। 12 बज जाते हैं। हम दोनों के बीच बात बंद है, लेकिन वो रोज घर आते हैं। अगर वो घर में होते तो ये अजनबी जरूर डर जाता। रात काफी हो चुकी थी। क्या वो आए हैं? मैंने कान लगाकर हॉल की तरफ सुना। पूरी तरह सन्नाटा था। आमतौर पर वो आते हैं तो पहले नहाते हैं, पानी की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन अभी कुछ नहीं था। कहीं इस आदमी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? ये ख्याल आते ही मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मेरे पति कहीं वो... मैं आगे सोचना नहीं चाहती थी, सच से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। वो आदमी अभी भी मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका हाथ मेरे पेट से कमर पर आ गया था और मेरे पायजामे का नाड़ा खोलने की कोशिश में था। मैंने एक प्लान सोचा। अरे आज बहुत थकी हुई हूं, कल करते हैं ना। मेरी आवाज में नींद और नाज था। उस अजनबी को मैंने अपना पति समझा। उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने एक हाथ से मेरी दोनों कलाइयां पकड़ के तकिए पर दबा दी। तभी मुझे समझ आया कि हम दोनों में ताकत का कितना फर्क है। वो एक हाथ से मुझे बेबस कर सकता था। जोर आजमाइश काम नहीं आएगी। अच्छा हुआ मैं सोने का नाटक कर रही थी, इसीलिए उसने अभी तक कुछ नहीं किया। दिमाग तेजी से चल रहा था, कोई और बहाना चाहिए। अरे बड़े शैतान हो तुम, मानते ही नहीं। मैंने जानबूझकर प्यार भरे लहजे में कहा। फिर बात पलटी। लेकिन सच में बहुत प्यास लगी है, गला जल रहा है, पहले एक गिलास पानी तो लाओ। मेरे मनाने का असर हुआ। उस अजनबी ने एक पल रुककर थोड़ा बेमन से मेरे हाथ छोड़े और हॉल की तरफ चला गया। उसकी खांसी ने मुझे कंफर्म कर दिया कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति को थोड़ी सर्दी है, लेकिन खांसी बिल्कुल अलग है। उस आदमी की पीठ देखते हुए वो दरवाजे की ओट में गायब हो गया। बाहर की धीमी रोशनी में दिख रहा था कि लंबाई कोई 6 फीट से ऊपर होगी, कसा हुआ जिस्म। मैं उसे मुकाबले में नहीं हरा सकती थी, कोई चालाकी ही काम आएगी। सोचने के बाद मैंने तय किया, खेल जारी रखना होगा। उसे पति समझकर बात करती रहूंगी, समय निकालूंगी जब तक वो आ जाए। वो जल्दी वापस आया, भारी कदमों से। उसने मुझे एक बॉटल दी, ठंडी, सीधे फ्रिज से निकाली हुई मिनरल वाटर। मैंने लेते हुए दिल में नोट किया, मेरे पति जानते हैं कि मुझे ठंडा नहीं चाहिए, वो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। शुक्रिया। मेरी आवाज नरम और मीठी थी। मैंने बस 2 घूंट पिए, लेकिन उस अजनबी को इंतजार नहीं था। उसने बॉटल छीनकर साइड टेबल पर रख दी और मेरे ऊपर आ गया। उसके बदन से सिगरेट के अलावा पसीने की बासी बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से नहाया ना हो। सस्ती सिगरेट और पुराने पसीने की मिलीजुली गंध से जी मिचलाने लगा। मैंने मुंह फेर लिया। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ा और सोने दो। लेकिन उसने सुना नहीं। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर थीं।
उसके हाथ मेरे पायजामे को खींचने लगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन उसे रोकने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर था। मेरी कलाइयां उसने पकड़ ली थीं। दर्द हो रहा था। मैंने उसकी ताकत के आगे थोड़ा ढीला छोड़ा। फिर बेमन से बोली, ठीक है, लेकिन पहले बाथरूम जाना है। उसके हाथ रुक गए। वो थोड़ा झुंझलाया, लेकिन उसने कहा। उसकी आवाज भारी और अजनबी थी, खुरदरी, जैसे सैंडपेपर हो। जाओ। मैंने जानबूझकर वो आवाज अनदेखी की और उठते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा। उंगलियां उसकी ठुड्डी पर पड़ी। दाढ़ी थी, मेरे पति से ज्यादा कड़ी। मैंने डर को रोककर हल्के से मुस्कुराई। अंधेरे में मुझे लगा उसका बदन एकदम कड़क हो गया। सांसें और तेज हो गई। वो कांप रहा था। रुकी हुई चाहत का वो तूफान जो बाहर आना चाहता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर आई। हर कदम जितना नेचुरल हो सके उतना रखा। नंगे पांव ठंडे फर्श पर चल रही थी और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मेन डोर बस 7-8 कदम की दूरी पर था। सोचा क्या दौड़कर दरवाजा खोल सकती हूँ। हॉल का आकार दिख रहा था। दरवाजा सामने था। बस 7 कदम, 5 कदम और हैंडल तक पहुंच सकती थी। एक बार खुला तो सीधे स्टेयर्स और भाग सकती थी। लेकिन मैंने स्लीपर्स पहने थे। अगर मैं भागने की कोशिश करती और वो पकड़ लेता तो सब खुल जाता। तब वो क्या करता? उसके पास चाकू है, कोई हथियार है। हो गया? अचानक उस अजनबी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज तेज थी और बेसब्र। मैं डर से उछल पड़ी, लगभग चीख निकल गई। मैंने जैसे तैसे जवाब दिया। आवाज थरथरा रही थी। एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बत्ती नहीं जलाई, आंखें भी चौड़ी नहीं की। अगर मैंने उसका चेहरा देख लिया तो शायद वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कई केसेस में यही हुआ है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उस अजनबी ने सीधे मुझे थाम लिया, इतनी ताकत से कि मैं लड़खड़ाई। मैं हिल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बहाने बना चुकी थी। देखो, हम दोनों ने तय किया था, अभी बच्चा नहीं चाहिए। और आज मेरे अनसेफ डेज हैं। मैंने अनसेफ डेज पर जोर दिया। उम्मीद थी कि वो थोड़ा सोचेगा, लेकिन ये सुनकर वो और उत्तेजित हो गया। उसकी सांसें और भारी हो गईं, हाथ और जोर से पकड़ा। दर्द से मेरे मुंह से निकला, अरे दर्द हो रहा है। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी की गर्मी और उसकी रुकी हुई चाहत अब बेकाबू हो रही थी। मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी। दिमाग में बहाने घूम रहे थे। तभी उसने अचानक एक हाथ मेरे गले पर रख दिया। उंगलियां कसती गईं, सांस रुकने लगी। उसकी आवाज एकदम ठंडी, एकदम धीमी मेरे कान के पास आई। समझदारी दिखाओ। उसकी आवाज जहरीली थी, जैसे सांप फुफकारे। मेरा पूरा बदन कांप गया। मैंने बस सिर हिलाया। गले पर दबाव था, सांस लेना मुश्किल था। बस आंखों से गिड़गिड़ाई। तब जाकर उसने थोड़ी छूट दी, लेकिन हाथ गले पर ही रखा। जब चाहे फिर कस सकता था। मैं हांफते हुए सांस ले रही थी, बस दुआ कर रही थी कि वो जल्दी आ जाए। उसने मुझे घसीटते हुए वापस कमरे में खींचा, जैसे कोई सामान हो। मैं उसके कदम से मिलाती रही, दिमाग में बचने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। गले पर वो हाथ याद था, वो घुटन याद थी। मैंने हल्के से उसका बाजू थपथपाया, पुराने रिश्ते जैसा दिखावा किया। अंदर से थरथर कांप रही थी। वो 2 पल रुका। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। और जैसे ही दहलीज पार करने वाली थी, मैंने एक फैसला किया। पूरा बदन सुन्न हो गया, खून जैसे जम गया। पीछे मुड़ी तो देखा, वो अजनबी मेरे ठीक पीछे खड़ा था, 1 मीटर से भी कम की दूरी पर, जैसे एक काली दीवार हो जो मेरा रास्ता रोक रही हो। कब पता चला कि मैं नाटक कर रही हूं? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने एक ठंडी हंसी दी। अंधेरे में वो हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने हाथ उठाया और मेरे गाल पर हाथ रखा। उंगलियां धीरे धीरे घुमाई, जैसे कोई चीज जो उसे पसंद हो। बाथरूम गई थी, फ्लश नहीं किया। मेरा दिल थक से रह गया। सच में मैं इतनी घबराई थी कि फ्लश करना भूल गई। सच में टॉयलेट जाने वाला इंसान ये कैसे भूल सकता है? फिर बिना कुछ सोचने दिए उसने मेरे बाल पकड़े और मुझे वापस कमरे में घसीट लिया। सिर की खाल खिंच रही थी, दर्द से आंखें भर आईं। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर थी। इस वक्त सच में डर गई थी। घबराहट ने पूरी तरह घेर लिया।
मैं उससे खिड़खिड़ाने लगी। प्लीज छोड़ दो, बात करते हैं। मेरे पास पैसे हैं, जितने चाहो ले लो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। उसने मुझे फर्श पर धकेल दिया। घुटने और कोहनी लकड़ी के फर्श पर लगे। दर्द से आंखें भर आईं। वो ऊपर से मुझे घूर रहा था। लिन मैडम, अगर ठीक से काम करो तो कुछ नहीं होगा। मैंने सुनकर अंदर ही अंदर चौंक गई। ये मेरा नाम कैसे जानता है? इतने फॉर्मली क्यों बुलाया? ये तो किसी अजनबी का लहजा नहीं था। क्या ये मुझे जानता है? मैं नहीं जानती थी। चुपके से एक नजर ऊपर की। बाहर की धीमी रोशनी में उसकी नजर मुझ पर थी, जैसे कोई अपना शिकार देख रहा हो। फिर वो आराम से छोटे सोफे पर जा बैठा और उसने हाथ से इशारा किया। उसने कमर से एक चाकू निकाला। अंधेरे में धीमी रोशनी पड़ रही थी उस पर। उसने ब्लेड होठों के पास लगाई और जीभ से धीरे धीरे उसे छुआ। धीमे, आराम से। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी भूखी नजर का अंदाजा था मुझे। डर और जिल्लत दोनों एक साथ आए। मैं फर्श पर घुटने मोड़कर बैठी थी, कांप रही थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। मैं उठी, पांव कांप रहे थे। उस अजनबी के पास आई। उसकी नजर मुझ पर चिपकी थी। लालच और आग दोनों थे उसमें। मेरे गाल शर्म से लाल थे, हाथ कांप रहे थे। मैंने कपड़े का किनारा पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर का कपड़ा उतार दिया। वो फर्श पर गिरा हल्की सी आवाज के साथ। उसकी सांसें और भारी हो गईं। अंधेरे में उसकी आंखें जानवर जैसी चमक रही थी। वो चमकता चाकू उसके हाथ में हिल रहा था हल्की रोशनी में। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में बस एक उम्मीद थी। 10 मिनट पहले बाथरूम में जाकर मैंने जो बटन दबाई थी, वो फेक पावर सॉकेट के अंदर छुपी इमरजेंसी बटन, वही मेरी एकमात्र आस थी। मुझे बस टाइम लगाना था। मत करो कुछ, मैं उतारती हूं। मेरी आवाज कांप रही थी, रोने वाली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे बटन्स खोलने का नाटक करते हुए। हर एक सेकंड एक घंटे जैसा था। उसकी नजर मेरे ऊपर रेंग रही थी, घिनौनी और कब्जा करने वाली। उसके लहजे में शिकार को तड़पाने का मजा था। उसकी बात ने मुझे अंदर से ठंडा कर दिया। वो मुझे जानता था, मेरी फोटोज देखी थीं, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। मैं टाइम खींच रही थी। मेरी उंगलियां दूसरे बटन पर रुक गईं, जैसे खुल ही नहीं रहा। इतनी घबराहट में हाथ कांप रहे हैं। मैंने धीरे से कहा। आवाज में सही मात्रा में डर था। उसे ये कंट्रोल पसंद आई। वो सोफे की पीठ से टिककर बोला, मेरे पास वक्त है, आराम से करो। मैंने होंठ काटे और धीरे धीरे सोचती रही कि वो कौन है। तुमने मुझे कहाँ देखा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, उससे कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश में। उसने ठंडी हंसी दी। अंधेरे में उसकी आंखें अजीब तरह से चमकी। मेरा दिल डूब गया। क्या उसने मेरे पति का फोन देखा या उन्होंने दिखाया? 2 महीने से हम बात नहीं करते। वो रोज जल्दी जाते हैं, देर से आते हैं। उनके फोन में मेरी फोटोज क्यों? और ये उस आदमी के पास कैसे पहुंची? तुम मेरे पति को जानते हो? मैंने धीरे से पूछा। हाथ धीरे धीरे चलते रहे। उसने जवाब नहीं दिया, बस चाकू से सोफा की बांह पर थपथपाया। भारी आवाज आई, ज्यादा बात मत करो, चलते रहो। मैं जानती थी अब और नहीं पूछ सकती, बस रुकी रही। तभी बाहर से साफ तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। हम दोनों एकदम सहम गए। उस आदमी का बदन एकदम कड़क हो गया। उसने मुझे घूरा, दबी आवाज में कहा, कौन है? तूने कुछ किया? मेरे चेहरे पर सही मात्रा में हैरानी आई, फिर डर। मैंने जोर से सिर हिलाया। पता नहीं, शायद पति हैं जो की भूल गए, या सोसाइटी वाले हैं, कह रहे थे रात को वाटर पाइप चेक करने आएंगे। मैंने जानबूझकर सोसाइटी का नाम लिया ताकि बाहर वालों को एक वजह मिले और उसका शक कम हो। लेकिन वो आदमी एक झटके में उठा और मेरे सामने आ गया, चाकू मेरी कमर पर, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। चुप रहो, जो भी है उससे भगाओ। एक भी गलत शब्द बोला तो खत्म। दरवाजा खोलो, जैसा बोला बोलना, सोसाइटी वाले हैं। चाकू की ठंडक पतले कपड़े के बार महसूस हो रही थी। मेरा बदन कांपा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वो मेरे पीछे आकर चिपक गया, चाकू उसके हाथ और मेरे बदन के बीच छुपाया। वो दरवाजे की अंधी जगह में खड़ा हो गया। उसकी तेज सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और जितना हो सके नॉर्मल आवाज में बोली, कौन है? बाहर से एक अधेड़ मर्द की आवाज आई। मैं सोसाइटी का ड्यूटी वाला राजू भाई हूं। हमारे कंट्रोल रूम में आपके घर का अलर्ट आया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दिख रही है। आप ठीक तो है ना? मेरा दिल थक से रह गया। सोसाइटी का आदमी था, लेकिन उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, इलेक्ट्रिक अलर्ट बोला।
उस हिडन बटन का काम हो गया था, लेकिन इसने मुश्किल भी बढ़ा दी थी। कमर पर चाकू और कस गया। मैंने बोला, अरे इलेक्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद फॉल्स अलार्म था, हम सोने वाले थे। मैंने जानबूझकर हम पर जोर दिया ताकि पता चले घर में और भी कोई है। बाहर 2 सेकंड की चुप्पी। फिर राजू भाई बोले, जरा प्रोफेशनल अंदाज में, मैडम, रूल्स के हिसाब से अलर्ट आने के बाद हमें देखना जरूरी है। सिस्टम तब तक बीप करता रहेगा। बस एक नज़र मीटर बॉक्स पे डाल लेते हैं जो एंट्रेंस के पास है। 2 मिनट में हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तभी उस आदमी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, उसे मीटर देखने दो, एंट्रेंस वाला, बस वहां ले जाओ, कोई चालाकी नहीं। मैं मजबूर थी। मैंने धीरे धीरे सेफ्टी चेन हटाई। धातु की आवाज सन्नाटे में गूंजी। फिर लॉक खोला और दरवाजा थोड़ा सा खोला। राजू भाई यूनिफॉर्म में थे, हाथ में टॉर्च और रिकॉर्ड बुक। मुझे देखकर, पीला चेहरा, बिखरे बाल, नींद के कपड़ों में, उनकी नजर थोड़ा रुकी। टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने थोड़ा आंखें सिकोड़ी। मैडम, तबीयत ठीक है? सब ओके है ना? राजू भाई की नजर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा इतना कम खुला था कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने एक तरफ होकर एंट्रेंस की तरफ, जब मैं एंट्रेंस की तरफ इशारा कर रही थी, मेरे पीछे चिपका वो आदमी एंगल की वजह से शायद दरवाजे की दरार में थोड़ा टिक गया। राजू भाई की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। एक तजुर्बेकार सिक्योरिटी आदमी को कुछ अजीब लगा था। ये लेडी बहुत नर्वस लग रही है और अंदर इतना अंधेरा है, लाइट भी नहीं जली। वो तुरंत मीटर देखने नहीं गए, वहीं रुके रहे और नरम लेकिन खोजती हुई आवाज में बोले, मैडम, आपके पति घर पर हैं? हो सके तो वो भी एक बार बोल दें, बस कंफर्म करना है कि सब ओके है। वो टेस्ट कर रहे थे और अंदर किसी और की मौजूदगी जांचना चाहते थे। मेरे पीछे का आदमी अचानक कड़क हो गया। कमर पर चाकू और दब गया। एक तेज दर्द हुआ। मैं चीखते चीखते रुकी। तभी उस आदमी ने मेरे पीछे से बोला। उसने मर्दों वाली आवाज बनाने की कोशिश की, लेकिन दबी हुई और अजीब थी। देख लिया ना, रात को भेजा है हमें, सब ठीक है। ये आवाज साफ मेरे पति की नहीं थी और उस झल्लाहट में भी कुछ छुपाने की कोशिश थी। राजू भाई की भौहें और सिकुड़ गई। शक और गहरा हो गया। वो नहीं गए, बल्कि टॉर्च की रोशनी में और ध्यान से मुझे देखा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर गई, फिर मेरे हाथ पर, जो बदन के साथ लटके थे, हल्के हल्के कांप रहे थे। साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वहां डर था, कोई इरिटेशन नहीं। राजू भाई ने अचानक आवाज ऊंची की, मैडम, क्या आपको हेल्प चाहिए? हमारे पास सिक्योरिटी टीम है, अभी बुला सकते हैं। ये सुनकर जैसे बिजली गिरी। वो आदमी तैयार नहीं था इसके लिए। उसकी सांसें एकदम तेज हो गईं। कमर पर चाकू और जोर से दबा। मुझे लगा चाकू ने थोड़ा काट दिया। फिर अचानक उसने मुझे पीछे खींचा, जोर से। मैं लड़खड़ाई और वो खुद दरवाजे के सामने आ गया। रात में भी उसका बड़ा अंधेरा कद दिख गया और हाथ में चाकू की हल्की चमक। उसने राजू भाई को चिल्लाकर कहा, भाग यहां से, तेरा काम नहीं है, आगे बोला तो मार दूंगा। राजू भाई का चेहरा बदल गया। एक कदम पीछे हटे और तुरंत वॉकी टॉकी निकाला। कंट्रोल रूम, 1803 में इमरजेंसी है, लगता है घर में घुसपैठ है, हेल्प भेजो, पुलिस को बुलाओ। दरवाजा उस आदमी ने धड़ाम से बंद कर दिया। पूरा फ्रेम हिल गया। वो पलटा और एकदम गुस्से में था। उसने मुझे जोर से धकेल दिया। फर्श पर गिरी। हाथ और पीठ में दर्द हुआ। उसकी आंखें जंगली जानवर जैसी थीं। कमीनी, मुझे फंसाया। मैं फर्श पर थी, दर्द में, लेकिन बाहर राजू भाई की आवाज और वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर दिल में एक उम्मीद जागी। पुलिस आ रही है, तुम भाग नहीं सकते, अभी भी वक्त है। मैं फर्श पर पड़े बोली। आवाज बैठ गई थी। उस आदमी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो खिड़की के पास गया, नीचे देखा। नीचे से कदमों और वॉकी टॉकी की आवाजें आ रही थी, साफ सुनाई दे रही थीं। उसने पलटकर मुझे घूरा। उसकी आंखों में पागलपन था और हिचकिचाहट भी। तेरी किस्मत अच्छी है। वो जानता था रुकना खतरनाक है। उसने एक आखिरी गुस्सैल नजर मुझ पर डाली, जैसे कुछ करना चाहता हो, लेकिन बचने की फिक्र जीत गई। वो रसोई की तरफ दौड़ा। मैं फर्श पर ढेर हो गई। जान बची थी। राहत इतनी बड़ी थी कि बदन की सारी ताकत जैसे निकल गई। आंसू अपने आप बहने लगे। बाहर राजू भाई और आए हुए गार्ड्स दरवाजा पीट रहे थे। मैडम, मैडम, ठीक है, पुलिस बुला ली है। राजू भाई की आवाज में घबराहट थी। मैं उठी। पूरा बदन कांप रहा था। लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक आई। थरथराते हाथों से अंदर से लॉक खोला और दरवाजा खींचा।
बाहर राजू भाई थे, हाथ में वॉकी टॉकी, और 2 गार्ड्स थे रबर बटॉन्स लेकर। मुझे सही सलामत देखकर उन सबके चेहरों पर राहत आई। वो किचन की खिड़की से भागा। मेरी आवाज भारी थी, डर अभी भी था। दोनों गार्ड्स तुरंत अंदर दौड़े, किचन की तरफ। राजू भाई मेरे पास आकर बैठ गए। मैडम, चोट लगी? एम्बुलेंस बुलाएं? मैंने सिर हिलाया, फिर हाँ में भी हिलाया। दिमाग ब्लैंक था। दूर से सायरन की आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज और तेज। मैं एक चादर लपेटे बैठी थी, उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। राजू भाई ने मुझे सोफा पर बिठाया, गर्म पानी लाया। मैंने गिलास दोनों हाथों से पकड़ा। गर्मी शीशे से मिल रही थी, लेकिन मेरे ठंडे हाथ गर्म नहीं हो रहे थे। लिन मैडम, डरिए मत, पुलिस आ गई। राजू भाई दरवाजे पर खड़े कॉरिडोर देख रहे थे। मैंने सिर हिलाया, शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। 5 मिनट बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स तेज कदमों से आए। बड़े वाले कोई 45 साल के थे, नजर मजबूत और शांत। दूसरे 27-28 के, हाथ में रिकॉर्ड बुक। मैं इंस्पेक्टर रवि हूं, ये मेरे साथी कांस्टेबल सोनू है। बड़े वाले ऑफिसर ने आईडी दिखाई। लहजा जेंटल लेकिन प्रोफेशनल था। आप अब सेफ हैं, बता सकती हैं क्या हुआ? मैंने एक गहरी सांस ली, आवाज स्टेबल रखने की कोशिश की। एक आदमी मेरे सोते वक्त कमरे में था। इंस्पेक्टर रवि की नजर तेज हो गई। घर में घुसपैठ या वो? मैंने सिर हिलाया, आवाज कांपी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने सोने का नाटक किया, उसे पति समझकर बात की, किसी तरह वक्त निकाला। बाथरूम में गई, वहां वो फेक सॉकेट में छुपी इमरजेंसी बटन दबाई। इंस्पेक्टर रवि ने सिर हिलाया, साथी को नोट करने का इशारा किया। बहुत अच्छा, सही किया। उस आदमी की कोई पहचान, क्या कुछ याद है? मैंने हर डिटेल याद करने की कोशिश की। सब कुछ जैसे अंदर कहीं नक्काशी हो गया था। बहुत ताकतवर था, कोई 6 फीट से ऊपर। बहुत जोर था उसमें, बदन से सस्ते सिगरेट की बदबू और कई दिनों का पसीना। बात करते वक्त उसने मुझे लिन मैडम कहा। लिन मैडम? इंस्पेक्टर रवि ने तुरंत ये बात पकड़ ली। उसने आपको नाम से बुलाया, भाभी या दीदी नहीं? मैंने जोर से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लिन मैडम, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से। और उसने कहा। इंस्पेक्टर रवि और कांस्टेबल सोनू ने एक दूसरे को देखा। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज आई। एक जानी पहचानी परछाई दौड़ती हुई अंदर आई। बियुन ताओ था। उसने प्रोग्रामर वाली चेकर्ड शर्ट पहनी थी, बाल थोड़े बिखरे, चेहरे पर घबराहट और हैरानी का बना बनाया एक्सप्रेशन। वो तेज कदमों से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ खींच लिया। बियुन ताओ का हाथ हवा में रुका। चेहरे पर एक पल की हल्की सी ऑकवर्डनेस आई, लेकिन जल्दी से चिंता के नीचे दब गई। इंस्पेक्टर रवि ने उनकी और मेरी इस रिएक्शन को नोट किया और बियुन ताओ की तरफ मुड़े। आप बियुन ताओ हैं, विक्टिम के पति? बियुन ताओ जल्दी से ऑफिसर की तरफ मुड़े। हाँ सर, सोसाइटी ने कॉल किया तो मैं तुरंत आया। वो आदमी, उसने कुछ किया तो नहीं ना? शुक्र है, लिन मैडम ने बड़ी समझदारी दिखाई। सस्पेक्ट भाग गया है, हम सिचुएशन समझ रहे हैं। फिर ऑफिसर ने बियुन ताओ से पूछा, आप आज रात ऑफिस में थे? बियुन ताओ ने ग्लासेस ठीक किए, पक्की आवाज में बोले, हाँ सर। हमारा प्रोजेक्ट इन दिनों बहुत रश्ड है, रोज देर रात तक काम होता है। आज भी करीब 11:30 बजे ऑफिस से निकला, नीचे के ढाबा पर थोड़ा खाया, 12 बजे की बस थी। सोसाइटी गेट पर पहुंचा तभी कॉल आया। इंस्पेक्टर रवि ने नोट कराया, फिर मेरी तरफ मुड़े। लिन मैडम, आपने कहा उसने आपको लिन मैडम कहा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो मुझे जानता था, ये रैंडम नहीं था। कांस्टेबल सोनू बोले, नाम पता होना अजीब नहीं, कुरियर, फूड डिलीवरी, सोसाइटी रजिस्टर, इन सब से लीक हो सकता है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन पक्की आवाज में बोली, नहीं, वो बात नहीं थी। उसका लहजा अलग था और वो घर का लेआउट जानता था। मीटर कहाँ है, फ्रिज कहाँ है। उसने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला। शायद मुझे पता था कि मैं ठंडा पीती हूं या बस इत्तेफाक था। और एक बात और, उसके बदन पे एक और स्मेल थी, सिगरेट और पसीने के अलावा, हल्की सी कॉफी की। वो सस्ती इंस्टेंट कॉफी जैसी जो ऑफिस की पैंट्री में होती है, थोड़ी बायोन टाओ के ऑफिस जैसी। ये सुनते ही बायोन टाओ का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो पल मुझसे छुपा नहीं। बायोन टाओ की आवाज थोड़ी ऊंची हुई, लिनशे, क्या बोल रही हो? हमारी ऑफिस में न जाने कितने लोग कॉफी पीते हैं, ये कोई क्लू नहीं। सर, मेरी वाइफ घबराई हुई है थोड़ा। इंस्पेक्टर रवि ने उन्हें बीच में रोका, कॉफी की बात पर फोकस रखा। लिन मैडम, कौन सी कॉफी? थोड़ा और बता सकती हैं? मैंने कहा।
बस एक कॉमन सी एनर्जी के लिए पीने वाली इंस्टेंट कॉफी, वैसी जैसी बियून ताओ कभी कभी रात को घर लाते हैं, उनके कप में यही स्मेल होती है। इंस्पेक्टर रवि ने बियून ताओ की तरफ देखा, लहजा शांत लेकिन दबाव के साथ। ताओ साहब, लगता है आपकी ऑफिस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। क्या कोई एम्प्लॉय हाल में बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, या किसी को किसी तरह आपका घर का एड्रेस और आप दोनों के बीच की सिचुएशन पता हो सकती थी? बियून ताओ की नजर इधर उधर हुई, आवाज थोड़ी नेचुरल नहीं रही। इंस्पेक्टर रवि की नजर बियून ताओ पर टिकी रही, मतलब भरी। तभी किचन की तरफ से आया टेक्निकल टीम का एक ऑफिसर बोला, इंस्पेक्टर सर, किचन की विंडो के बाहर साफ क्लाइंबिंग के निशान हैं। लगता है नीचे से गैस पाइप या बिल्डिंग के आउटसाइड प्लेटफॉर्म से चढ़ा था। हाथ पक्के थे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जानकारी थी। बेडरूम के फ्लोर पर कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले हैं जो लिन मैडम और ताओ साहब के नहीं हैं। सैंपल ले लिया है। ठीक है, लिन मैडम, ताओ साहब, आज रात आसपास पेट्रोल रहेगी और सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। अभी आप सेफ हैं, लेकिन सावधान रहें। ताओ साहब, कल सुबह आपको ऑफिस में एक बार साथ आना होगा। बियून ताओ ने गहरी सांस लेकर मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया। जी सर। पुलिस और सोसाइटी वाले धीरे धीरे निकले। कमरे में बस मैं और बियून ताओ रह गए। बर्फ जैसा माहौल था। बियून ताओ मेरे पास आने की कोशिश की, आवाज नरम हुई। लिन शुए, आज रात मैं यहां रहता हूं, तुम डर गई होगी। मैंने चादर और कस ली, एक कदम पीछे हुई, उनकी तरफ नहीं देखा। ठंडी आवाज में बोली, जरूरत नहीं, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, आप अपने कमरे में जाइए। बियून ताओ ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रहे। एक लंबी सांस लेकर गेस्ट रूम की तरफ मुड़े। दरवाजे पर रुके, पीठ मेरी तरफ थी। लिन शुए, चाहे तुम जो सोचो, मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उनकी पीठ को कमरे में जाते देखती रही। जब दरवाजा बंद हुआ, तभी मेरा अकेलापन पूरी तरह घेर आया। वो रात मैं नहीं सोई, सोफा पर बैठी रही, सारी लाइट्स ऑन। छत को घूरते घूरते उस आदमी की बात बार बार याद आई। तुम तस्वीर से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। उसने मेरी फोटो कहाँ देखी? मेरे घर से वो इतना फेमिलियर क्यों था? रात के 3 बजे मैं चुपके से उठी और मेन बेडरूम के दरवाजे के पास गई। बियन ताओ का फोन बेड की साइड टेबल पर था, स्क्रीन नीचे की तरफ। मैंने झिझक कर फोन उठाया। पासवर्ड हमारी शादी की एनिवर्सरी डेट था। खुल गया। मैंने एल्बम चेक किया, रिसेंटली डिलीटेड में कुछ नहीं था। व्हाट्सएप, क्यूक्यू सब नॉर्मल दिखा। रखने ही वाली थी कि रुकी। उस आदमी ने शादी की फोटो का जिक्र किया था। मैंने एल्बम में नीचे जाकर 3 महीने पहले की फोटोज देखी। तब हम दोनों ठीक थे, और तब मुझे एक फोटो मिली, मेरी, बालकनी पर कपड़े सुखाते हुए। चोरी से खींची गई थी। फोटो में मैं घर के कपड़ों में पीठ किए खड़ी थी। टाइम था रात 8 बजे के आसपास। बियून ताओ कहते थे वो ऑफिस में थे। मेरे हाथ कांपने लगे। और देखा, एक और फोटो। मैं सोसाइटी गेट के बाहर कुरियर वेट कर रही हूं। एक और, सुपरमार्केट में। हर एक फोटो चोरी से ली गई थी। हर एक का टाइम वो था जब बियून ताओ ऑफिस में थे। मेरा दिमाग जैसे रुक गया। ये फोटोज बियून ताओ ने खींची या किसी ने उन्हें भेजी? कांपते हुए मैंने व्हाट्सएप खोली। फोटो, हिडन कैमरा जैसे कीवर्ड सर्च किए, कुछ नहीं मिला। फिर क्यूक्यू खोला, वहां भी नहीं। तभी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पॉप हुई। एक अननोन नंबर था। प्रोफाइल पिक्चर बस काला था। मैसेज था बस 3 शब्द, वो ठीक है ना? मेरी धड़कन रुक सी गई। रात के 3 बजे कोई पूछ रहा है वो ठीक है ना? मैंने चैट खोली। हिस्ट्री एम्प्टी थी, बस यही एक नया मैसेज। उस कॉन्टैक्ट ने डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन किया हुआ था। मैं सोच ही रही थी रिप्लाई करूं या नहीं, तभी गेस्ट रूम का दरवाजा हिला। मैंने तुरंत फोन वापस रख दिया और लिविंग रूम में आकर सोफा पर लेट गई। बिनून ताओ बाथरूम गए, फ्लश हुआ, फिर वापस कमरे में गए। पूरे टाइम उन्होंने लिविंग रूम की तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था और रुकना नहीं था। अगले दिन सुबह बिनून ताओ की कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में इंस्पेक्टर रवि और कांस्टेबल सोनो एक तरफ, बिनून ताओ और उनके डिपार्टमेंट मैनेजर जांग सर दूसरी तरफ बैठे थे। माहौल टाइट था। जांग सर हैरान थे, लगातार बोल रहे थे। सर, ये कैसे हो सकता है? हमारे एम्प्लॉइज बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिक्योर रखते हैं। इंस्पेक्टर रवि ने उन्हें बीच में रोका, बियन ताओ की तरफ तेज नजर की। ताओ साहब, हमने आसपास के सभी सीसीटीवी देखे कि इससे पहले एक सस्पिशियस आदमी कई बार आपकी बिल्डिंग के नीचे घूमता दिखा। उसे बिल्डिंग की लेआउट और कैमरास की पोजीशन पता थी। और एक इंपॉर्टेंट बात, लिन मैडम ने जिस सस्ती इंस्टेंट कॉफी की स्मेल बताई वो आपकी पैंट्री के ब्रांड से मैच करती है।
हमें रिसेंटली फायर्ड या अनहैप्पी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। बियून ताओ का बदन एक पल के लिए हल्का कांपा। जैंग सर ने सोचकर बोला, पिछले महीने एक प्रोजेक्ट टीम को रिस्ट्रक्चर किया था, एक बंदे को निकाला था, लियू चियांग। वो बहुत जोरदार था उस वक्त। उसे लगता था बियून ताओ की टीम ने रिसोर्सेज छीने और उसका प्रोजेक्ट बंद कराया। वो 2 बार कंपनी में सीन कर चुका था, सिक्योरिटी बुलानी पड़ी थी। लियू चियांग। जांग सर ने कंप्यूटर से एक फाइल खोली। फोटो में एक आदमी था, छोटे बाल, आंखें थोड़ी सख्त, लंबा चौड़ा। इंस्पेक्टर रवि ने टैबलेट बियून ताओ की तरफ किया। बियून ताओ ने फोटो देखी और एक पल में उनकी आंखें फैल गईं। चेहरा एकदम सफेद हो गया, माथे पर बारीक सा पसीना। उनकी रिएक्शन ने ऑलमोस्ट सब कह दिया। बियून ताओ की आवाज जैसे सूख गई, दांतों से निकली। इंस्पेक्टर रवि ने जोर दिया, वो आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस और ये भी जानता था कि आप दोनों इन दिनों ठीक नहीं। ये तो कोई नॉर्मल कलीग नहीं जान सकता। बियून ताओ ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया, कंधे कांपने लगे। साफ था अंदर कुछ बड़ी जंग चल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ देर बस एसी की आवाज रही। जैंग सर ने बियून ताओ को फिर पुलिस को देखा, धीरे से बोले, लियू चियांग पहले बियून ताओ के साथ ठीक था, कुछ बार साथ खाना भी खाया था। बियून ताओ, मुझे याद है तुमने डिपार्टमेंट को घर पर खाना खिलाया था, लियू चियांग भी गया था। बियून ताओ सहम गए। इंस्पेक्टर रवि की नजर और पैनी हुई। ताओ साहब, लियू चियांग आपके घर गया था। बियून ताओ ने मुश्किल से सिर हिलाया, आवाज सूखी थी। पिछले साल प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद कुछ कॉलीग्स को घर पर हॉटपॉट के लिए बुलाया था। लियू चियांग भी आया था। मेरा दिल उस मोमेंट पर जाकर रुक गया। वो आदमी सिर्फ मुझे जानता ही नहीं था, मेरे घर भी आ चुका था। उसे लेआउट पता था, फ्रिज कहाँ, मीटर कहाँ, शायद उसकी फिंगरप्रिंट्स भी घर में थीं। ताओ साहब, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? आपने कहा था वो नॉर्मली कहाँ से जान सकता है, लेकिन वो आपके घर गया था। बियून ताओ ने एकदम सिर उठाया, आंखें लाल थीं। सर, याद नहीं आया, सच में। वो पुरानी बात थी, पिछले साल की। 10-15 लोग थे, मुझे कहाँ याद कि कौन आया कौन नहीं। और तब लियू चियांग और मेरे बीच कोई दिक्कत नहीं थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। इंस्पेक्टर रवि ने उन्हें कुछ देर देखा, चुप रहे। फिर कांस्टेबल सोनू बोले, ताओ साहब, हमें लियू चियांग का कॉन्टैक्ट इन्फो, एड्रेस और जो भी उसके सोशल कनेक्शंस हो चाहिए। और आपसे एक और बात, उस गैदरिंग के अलावा क्या कभी प्राइवेटली मिले, कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। वो फायर हुआ उसके बाद तो बात ही नहीं की। जब वो आकर सीन करता था तब भी मैंने नहीं निकला, सिक्योरिटी ने हैंडल किया। ठीक है, आज के लिए बस। ताओ साहब, लियू चियांग की फाइल हम ले जाएंगे, कुछ भी नया हो हमें इमीडिएटली बताएं, जैंग सर ने कहा। जी सर, पूरा कॉपरेशन मिलेगा। उसी शाम मेरे घर के लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठी थी, बियून ताओ सामने, सिर झुकाए। उनकी उंगलियां आपस में उलझी थीं, जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो कुछ गलत करके बैठा हो। कुछ और कहना है तुम्हें? मेरी आवाज फ्लैट थी, इतनी फ्लैट कि मुझे खुद अजीब लगा। बियून ताओ ने सिर उठाया, आंखों में नींद नहीं थी। लिनशुए, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? मैंने ठंडे से दोहराया। वो पिछले साल घर आया था, मेरी फोटोज उसके पास थीं, मुझे जानता था। और तुम्हें नहीं पता था? बियून ताओ का चेहरा और लाल हो गया। लिनशुए, मुझे सीरियसली, वो फोटोज, वो मैं एक्सप्लेन करूं? करो। बियून ताओ काफी देर चुप रहे, इतनी देर कि मुझे लगा वो बोलेंगे ही नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, सिर उठाया। आंखों में एक थकान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पिछले साल एक की प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी के सर्वर्स का कुछ हिस्सा सीक्रेटली यूज किया, क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए। फास्ट मनी चाहिए था, मुझे लगा सेफ रहेगा। लेकिन लियू चियांग को डेटा में कुछ अजीब लगा। उसने सीक्रेटली सारे लॉग्स कॉपी कर लिए, एविडेंस बना लिया। फिर वो मेरे पास आया, बोला या तो उसे पैसे दो या वो कंपनी को सब बताएगा। कंपनी का रूल है, ये सीरियस ऑफेंस है, जॉब जाएगी, हैवी पेनल्टी होगी, लीगल भी हो सकता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, डर गया, इसीलिए। और वो फोटोज लियू चियांग ने मुझे भेजी थी। उसने कहा उसने तुम्हें नोटिस किया, लगा तुम बहुत अच्छी हो। बियून ताओ की आवाज और नीचे आई। मुझे नहीं पता उसने कहां से ली, शायद उस गैदरिंग में खींची होंगी या बाद में वो तुम्हें फॉलो करता रहा। उसने मुझे सेंड किया और बोला कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे पास आएगा। मेरे दिमाग में सब ब्लैंक हो गया। इन 2 महीनों में मैं अपनी जान से खतरे में थी
और मेरे साथ रहने वाले को पता था। तुम्हें वो फोटोज कब मिले? मेरी आवाज अजनबी जैसी लग रही थी मुझे। कोई 2 महीने पहले। बियुन ताओ की आवाज और धीमी हुई, जब हमारे बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। 2 महीने, 2 पूरे महीने। वो जानते थे कि कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, धमकी दे रहा है। और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ मुझसे दूर दूर रहे, मुझे अकेले उस घर में छोड़ते रहे जो कभी भी अनसेफ हो सकता था। मैं उठी, उनसे ऊपर से नीचे देखा। बियुन ताओ ने सिर उठाया, आंखें भर आई थीं। लिनशुए, माफ करो, मुझे पता है मैंने गलत किया। मुझे लगा वो बस डरा रहा है, कुछ करेगा नहीं। मैं नहीं सोच सकता था कि वो एक्चुअली। तुम नहीं सोच सकते थे, मैंने काटा। हाँ बिल्कुल, तुमने सिर्फ अपना सोचा, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी सेफ्टी। मेरी वैल्यू तुम्हारे लिए बस एक टूल थी। बियुन ताओ एकदम खड़े हो गए। नहीं लिनशुए, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच में। बस बहुत डर गया था। तुम खुद से प्यार करते हो। मैं बेडरूम की तरफ मुड़ी। कल मैं लॉयर के पास जाऊंगी, डिवोर्स पेपर्स तैयार होंगे, तब तक मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया। बियुन ताओ की आवाजें बाहर ही रह गई। उस पल मुझे रोना नहीं आया, बस विंडो के पास बैठी और बाहर के अंधेरे को देखती रही। दिमाग में 2 महीने की हर डिटेल घूम रही थी। उनका जल्दी जाना, देर से आना, उनकी ठंडक, दूरी, छुप छुप कर कॉल्स। मुझे लगा था वो मुझसे दूर हो गए। असल में वो डरे हुए थे, अपनी सीक्रेट की, अपने नुकसान की। लेकिन मेरी परवाह नहीं की। अगली सुबह इंस्पेक्टर रवि का कॉल आया। लिन मैडम, हमने लियू क्यांग की पॉसिबल लोकेशन ट्रेस कर ली है, ऑपरेशन चल रहा है। लिन मैडम, अभी सावधान रहें, लियू क्यांग अभी फ्यूजिटिव है। हाँ, शायद उसे पता हो कि आपने कंप्लेन की है, इसीलिए वो दोबारा आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। फिलहाल सेफ रहें।